हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने फाइनली एनसीईआरटी की बुक खोल ली है एंड उसको पढ़ते हुए आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। सो आज हम उन्हीं डाउट्स को एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ कुछ ऐसा लिखा आता है एनसीईआरटी में। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। दूध को गर्मियों के टाइम पे हमने ऐसे ही रख दिया। एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। कह रहा है इन सभी के बारे में सोचो। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। जो आपके पास चीज पहले थी, बाद में देयर इज समथिंग डिफरेंट। आपके पास कोई अलग चीज प्रेजेंट है। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। और याद करो हमने अपनी छोटी क्लासेस में चेंजेस के बारे में पढ़ा हुआ है। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो अब एक बार उन्हें रिपीट कर लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है, फिर हम यहाँ वापस आते हैं एनसीईआरटी पे। ओके, नाउ व्हाट इज फिजिकल चेंज बच्चों? ऐसे चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। चेंज तो हो रहा है पर कोई नई चीज नहीं बन रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेपर है, आपने उस पेपर का एक प्लान बना दिया, तो अब ऐसा तो नहीं है वो प्लेन बनते ही एकदम असली प्लेन की तरह हवा में उड़ रहा है। नहीं ना, वो पहले भी पेपर था और बाद में भी पेपर है, सिर्फ उसकी शेप में चेंज आया है। तो चेंजेस तो हो रहे हैं पर कोई नई चीज नहीं बन रही है। तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं? ऐसे चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज। तो देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, the changes in physical state, size and shape of a substance are physical changes. साइज की बात करें तो एक पेपर को अगर छोटे छोटे पीसेस में कट कर दें तो उसकी शेप एंड साइज दोनों चेंज हो गए, पर कोई नई चीज नहीं बनी है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। पर यहाँ पे एक वर्ड लिखा है चेंज इन फिजिकल स्टेट इज ए फिजिकल चेंज। इसका क्या मतलब है बच्चों? फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात हम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बर्फ पिघल रही है। बर्फ क्या है बच्चों? बर्फ H2O है सॉलिड स्टेट में। अब बर्फ पिघल के क्या बनाती है? H2O ही बनाती है पर लिक्विड स्टेट में। ओके, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में। ओके, और अगर आप पानी को उबाल दो तो आपको क्या मिलता है? H2O ही मिलता है, पर कौन सी स्टेट में? गैसियस में। तो आपका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट चेंज हो रहा है, पर आपके पास जो चीज है वो सेम ही है। H2 पानी पानी ही है, कोई नई चीज तो नहीं बन गया। ठीक है, अब केमिकल चेंज उल्टा होता है इसका। केमिकल चेंज क्या है? दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो कोई ऐसा चेंज जहाँ पे कोई नई चीज बन रही हो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन की रस्टिंग हो रही है, जंग लग गया। पहले आपके पास आयरन था, Fe था, अब उस पर जंग लग गई तो क्या बन गया? Fe2O3.XH2। तो यहाँ Fe और Fe2O3.XH2 दोनों अलग अलग है, एक नई चीज बनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। यहाँ पे भी नई चीज बन रही है, राख वगैरह बन रही है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ओके, इन ए केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी, they get converted into entirely new substances। सो आई होप कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपको एकदम से क्लियर हो गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के नाम तरफ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को समझना जरूरी है, केमिकल इक्वेशन को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक प्रोसेस लिखी हुई है बच्चों, ये क्या हो रहा है? H2+O2 gives H2O। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है बच्चों? हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है। हम छोटी क्लासेस में एक एक्टिविटी भी करते थे, हम एक कैंडल को जलाते थे और एंड कैंडल जलती रहती है क्योंकि कैंडल को ऑक्सीजन की फुल सप्लाई मिल रही है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कैंडल पर कोई ग्लास उल्टा करके रख देते हैं और उसे एकदम कवर कर देते हैं। अब थोड़ी देर तक वो कैंडल जलती है, देन वो कैंडल एकदम से बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर दिया है। जो अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची है, कैंडल भी उतनी देर तक ही जलती है क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। तो हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है
ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट कर रहा है, पर जो पानी बन रहा है वो क्या करता है, इट पुट्स आउट फायर, आग बुझा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बना, एंड इसी नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन बच्चों, चलो देखते हैं। Chemical reaction are the processes in which new substance with new properties are formed. The new substance formed have entirely different properties from their constituents. ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया। अब ध्यान से देखें, यहाँ एक वर्ड लिखा गया है, क्या लिखा गया है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जहाँ पे नई चीज बन रही है। तो वो क्या चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो सो इसीलिए ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है दैट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। बच्चों यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है ना। एंड ऐसे इसे क्या कहते हैं, इसे केमिकल चेंज कहते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज into those of another element, only a rearrangement of atoms take place in a chemical reaction। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे आपके पास H2 है, यहाँ पे आपके पास O2 हाइड्रोजन एटम है, आपके पास बेसिकली प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको H2O मिल रहा है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है तो राइट साइड जाके नाइट्रोजन बन गया, कोई नई चीज बन गई हो। देखो बच्चों, अगर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो राइट साइड मीन्स प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रीअरेंजमेंट से ही नई चीज मिल रही है। देखो लेफ्ट साइड आपके पास HH और OO है, अब इन्हीं HH और OO से रीअरेंज होके प्रोडक्ट में आपको मिला H2O, राइट। तो रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन में। देखो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं बन सकता है। तो चलो अब हमारे पहले पैराग्राफ में वापस आते हैं और इसको पूरा पढ़ते हैं। तो जो सब मैंने आपको बताया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। Now we have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Yes, whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. बच्चों, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। chemical reaction क्या होता है ये भी मैंने तुम्हें explain कर दिया है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions। तो यहाँ तक जितना भी लिखा है वो सब मैंने आपको explain कर दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसने बोला कुछ एक्टिविटीज को देखते हैं, तो आपके पास एक्टिविटी 1.1 है जो कि कहता है मैग्नीशियम रिबन को So what is happening basically when a magnesium ribbon burns? It burns with a dazzling white flame, ठीक है? And it reacts with oxygen present in air to form magnesium oxide, जो कि आपका white कलर का पाउडर होता है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। बिल्कुल सही। And changes into a white powder। This powder is called magnesium oxide। बिल्कुल। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। यही सब मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाउ डू वी नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे यही था ना कि डू यू नो व्हाट ए केमिकल रिएक्शन इज, वो हमने पढ़ लिया था। देन ए क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, यही अब हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो बच्चा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीजें मिला दी और रिएक्शन हो गई। ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है? तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ अस्त्र होते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, ये देखने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, हाउ डू वी नो ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो गैस निकल गया जब आपने चीजों को मिलाया एंड आपको बबल्स देखने को मिल रहे हैं, ये ठीक है। तो गैस निकल गई है तो आप कहोगे ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चेंज इन कलर या कुछ एकदम कलर बदल जाए, अगर आपने कोई रिएक्टेंट मिलाया सॉल्यूशन में और उसका कलर चेंज हो जाए, मतलब a change in chemical reaction has taken place। okay,
चेंज इन टेम्परेचर, आपने क्या करा, पहले आपने बीकर को टच करा, जब आपने किसी चीज़ को नहीं मिलाया तब वह नॉर्मल टेम्परेचर पे था, फिर आपने चीज़ों को मिला दिया और आपको देखने को मिला कि बीकर तो गर्म हो गया है या फिर ठंडा हो गया है। तो चेंज इन टेम्परेचर ये भी दर्शाता है कि ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, चेंज इन स्टेट। अब देखो यहाँ पे एक HCl और NH3 गैस ली है मैंने और इन दोनों को रिएक्शन से आपको मिला NH4Cl मिल रहा है जो कि एक सॉलिड है। तो यहाँ स्टेट चेंज हो गया, ओके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी मदद करते हैं ये जानने में वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। तो ये एकदम डन हो गया, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तुम एक्टिविटी 1.2 को देखते हैं। टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, देन ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस एंड नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ कलर चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ लीड नाइट्रेट PbNO3 वोल्ट ट्वाइस इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड Ki। सो यहाँ आपको मिलता है PbI2 प्लस KNO3 एंड ये जो PbI2 है ना इसका आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, ओके। So next activity 1.3. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid और sulfuric acid to this. तो मैंने यहाँ Zn plus HCl ले लिया है। अब मुझे क्या मिलेगा, ZnCl2 plus H2 गैस निकल रही है। Do you observe anything happening around the zinc granules? तो हमने देखा यहाँ ऑब्जर्व किया है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो अगर आप इसे टच करोगे तो आपको टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ओके। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place: change in state, color, evolution of gas and change in temperature. As we observe the changes around, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो I hope आपको ये सब समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन ये हमने समझ लिया है। अब बारी है केमिकल इक्वेशन को समझने की। अब सपोज करो मैंने बोला हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। बोलने में तो ये मैंने बहुत क्विकली बोल दिया, बट अगर मैं लिखने बैठूं हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। और सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, मतलब एक रिएक्शन, इतने सारे रिएक्शन लिखने तो बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। बट मैंने क्या करा, मैंने अपनी क्षमता को और बढ़ाने के लिए उसको शॉर्ट में लिख दिया। तो वो क्या बन जाते हैं, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इतना सारा लिख दिया, बट अगर मैं सीधा ये लिख दूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे भी मुझे पता चल रहा है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ओके। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया एंड इस केमिकल इक्वेशन को जो मैंने अभी ऊपर लिखी है या बोली है उसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। एंड बच्चों अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिनके बीच रिएक्शन होती है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट जो कि रिएक्टेंट से बना है, ओके। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 magnesium and oxygen are the reactants. The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product. A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. ये ऊपर यहाँ reactants and products के बीच arrow लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यही सब पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो बच्चों ये वर्ड इक्वेशन है और हमें एक इक्वेशन और पढ़ते हैं जो कि होती है केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करा जाता है टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO तो मैंने यहाँ केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बन जाती है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द RHS
एंड LHS ऑफ द एरो। तो चलो काउंट कर ले, यहाँ LHS में 1 mg 2 ऑक्सीजन एंड RHS में भी 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स है ना। तो यहाँ LHS और RHS में एटम्स का नंबर अनइक्वल है, तो ये क्या हो जाती है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। देखो, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ sides are same? No. If not, then the equation is unbalanced equation, because the mass is not the same on the both sides of the equation. Such a chemical equation is called skeletal chemical equation for a reaction. तो unbalanced chemical equation को skeletal chemical equation भी कहा जाता है। Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. तो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट जो भी होते हैं वो बराबर होते हैं। तो व्हाई शुड वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। क्यों? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोइन एलावाइज ने दिया था, जिसमें क्या कहा जाता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हर केमिकल इक्वेशन में मास कंजर्व्ड रहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स का जितना भी मास है उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। तो इसीलिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें LHS और RHS में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स है उन्हें इक्वल करना पड़ेगा और उनके नंबर को बराबर करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो LHS में 1 जिंक 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है, एंड RHS में 1 जिंक 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें तो सब बराबर है, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब फिर से एनसीईआरटी पे वापस आ जाते हैं। Recall the law of conservation of mass that you studied in the class 9th. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass हमेशा conserved रहता है, that is the total mass of elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. इसीलिए unbalanced chemical equation का balanced chemical equation बनाना पड़ता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है जो कि बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको कराया था अभी उससे। ओके, चलो अब एक और इक्वेशन को देख लेते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो यहाँ LHS में 1 आयरन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड RHS में 3 आयरन 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो ये तो साफ साफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब इसे बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको लिख लो। मुझे Fe दिख रहा है, मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है और मुझे ऑक्सीजन दिख रहे हैं। फिर एक टेबल जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है वैसे आप एक टेबल बना लो। अब LHS में कितने आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और RHS में कितने वो लिख दो। अब मुझे क्या करना है, इनके नंबर को बराबर करना है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ LHS में 1 Fe और RHS में 3 Fe है। तो सबसे पहले मुझे इस 1 को 3 बनाना है। तो इसके लिए मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मैंने क्या किया, LHS में 3 बन गया तो मैंने इक्वेशन में LHS में Fe के आगे 3 लगा दिया। बच्चों यहाँ एक बात का ध्यान रखना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम कभी फॉर्मूला चेंज नहीं करते हैं कि मैम मैं Fe3 लिख दूं 3Fe की जगह। तो नहीं बच्चों, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपने 3Fe की जगह Fe3 लिख दिया तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आपको जब भी बैलेंसिंग करनी है तो आपको ये कोफिशिएंट्स लगाते हैं ना, वो हमेशा आगे लगाने हैं। जैसे कि यहाँ हम लिखेंगे 3Fe, तो अब LHS में और RHS में Fe के एटम्स बराबर है। तो अब हाइड्रोजन LHS और RHS में दोनों जगह 2 है तो ये तो बैलेंस है ना। ऑक्सीजन पे आते हैं, LHS में ये 1 है और RHS में 4। तो यहाँ भी हम सेम वही तरीका अपनाएंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा ऑक्सीजन तो बराबर हो जाएगा। पर यहाँ हाइड्रोजन की जिंदगी में भूकंप आ जाएगा क्योंकि अब LHS में हमने H2O के आगे 4 लगाया है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन LHS में 8 हो गए और RHS में 4। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी RHS में 2 है हाइड्रोजन, तो अब हम क्या करेंगे, RHS में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों जगह ये बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस एनसीईआरटी में आप देखोगे तो सारी कहानी यही लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया है, आप पढ़ लेना।
फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है, पर अभी भी ये इक्वेशन इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिससे हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे नहीं करते हैं। तो जब तक वो रिएक्शन नहीं होती है, इफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कभी-कभी रिएक्शन में होती है, हमें पता होनी चाहिए कि रिएक्शन में क्या हीट निकल रही है या अब्सॉर्ब हो रही है। तो बच्चों हमें अपनी केमिकल इक्वेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवानी होती है। ये हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है या फिर एक्वस है। एक्वस क्या होता है, जब सॉल्यूशन में पानी हो या फिर वाटर प्रेजेंट हो। ओके, देन अगर रिएक्शन में हीट निकल रही है या अब्सॉर्ब हो रही है तो आप वो भी मेंशन कर दो, और कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशंस है या इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो आप वो भी मेंशन कर दो। तो इन तरीकों से आप अपनी केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें इसमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। तो इसमें क्या होता है, चीजें कंबाइन हो रही है, आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स है एंड वो सभी कंबाइन होकर आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसकी आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो, आलू प्लस आटा है तो ये कंबाइन होकर क्या देता है आपको, आलू का पराठा। ओके, तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो, रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं पर प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव स्लैक्लाइम। ओके, तो यहाँ आपके पास दो रिएक्टेंट्स है एंड एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ जो बच्चों आपका रिएक्शन होता है ना, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। बच्चों हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो वहां एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, अब बच्चों ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द सब्सटेंस वी यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग और इन आवर हाउस इज लाइम और क्विकलाइम विच इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब घर में पेंट करवाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और स्लैग लाइम बनाता है। फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लेते हैं, उसको दीवारों पर लगा देते हैं। तो क्या करना होता है बेटा, जो हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है ये, और इस प्रोसीजर में एक दो दिन लग जाते हैं, फिर आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट आपकी दीवारों पर एक शाइनी अपीयरेंस देता है। अब देखो यहाँ पे पहले वापस आओ, राइट, हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ रहे हैं। थोड़ा सा हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया बीकर में और उसमें पानी डाल दिया, तो अब उसे टच करेंगे तो टेम्परेचर आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें हीट निकलेगी। तो आप इसे पढ़े, इसमें वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, बताया है। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 is used for white washing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. Reaction आप लोगों के सामने। सो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज क्लियर टू यू। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। C प्लस O2 गिव CO2। यहाँ दो रिएक्शन है, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही है एंड सेम इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 form H2 and H2O form H2 plus O2, which is a single product H2O. In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved. Reaction in which heat is released along the formation of products are called exothermic reaction. तो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं एंड जहां अब्सॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देख रहे हैं। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। यहाँ हीट निकल रही है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? कैसे, तो देखते हैं। वी नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए हम खाना खाते हैं। सो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो खाने के पचन के जो हम खाना खाते हैं उससे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटेटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स।
ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो तोड़े जाते हैं, ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब ग्लूकोज रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी और एनर्जी प्रोवाइड करता है। रिएक्शन देखो, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव CO2 प्लस H2O एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। हम कहते हैं ना खाना खाते हैं हमें ताकत सी मिल गई, तो वो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो अब हम इसके बाद बारी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है टूटना। तो ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट एक ही होता है एंड वो टूट के आपकी दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स देता है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंपेयर करें, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इट लुक समथिंग लाइक दिस। एंड ये टेबल आप देख सकते हो, ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो चलो एक्टिविटी को देखते हैं। पहली एक्टिविटी है आपकी 1.5, ये इंपॉर्टेंट है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, the boiling tube over the put the boiling tube over the flame of a burner or split flame as okay, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो क्या है बच्चों, बेसिकली हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए और कहता है कि कलर बताओ। तो अब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें लेबोरेटरी में मिलते हैं, तो देर एक्चुअली FeSO4.7H2O के क्रिस्टल्स होते हैं विच आर ग्रीन इन कलर। एंड जो ये .7H2O है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसको हम चैप्टर 2 में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमने इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद आपको वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं एंड आपको मिलता है FeSO4 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें पानी नहीं है। तो फर्दर ये डिकम्पोज होता है टू गिव Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड SO2 और SO3 की वजह से आपको बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। तो चलो ये सारी कहानी एक जगह देखते हैं, क्योंकि नोट्स भी तो जरूरी है। ये देखो, यहाँ वही सब लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। ये एग्जांपल लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, ये आपको विथ बैलेंसिंग आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर of ferrous sulfate changes to brown due to the formation of ferric oxide. Okay, a smell of burning sulfur is obtained. In this reaction, no substance is splitting up into three substances. तो so this is a decomposition reaction. इसमें एक reactant तीन प्रोडक्ट में टूट रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये decomposition रिएक्शन है। ओके, तो अब यहाँ एक नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है एक्टिविटी? तो देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो हमने लीड नाइट्रेट ले लिया PbNO3 वोल्ट वाइज। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंजेस। तो बेसिकली हम लीड नाइट्रेट की हीटिंग कर रहे हैं, तो इसकी फोटो है हमारे पास। ओके, सो हाँ, लीड नाइट्रेट है हमारे पास, उसको हम हीट कर रहे हैं। व्हेन दिस लीड नाइट्रेट इज हीटेड, वो डिकम्पोज होता है टू गिव लीड मोनोऑक्साइड, जो कि येलो कलर का है, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, प्लस ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व होता है? यहाँ एक रिएक्टेंट आपके पास था एंड दिस डिकम्पोजेज टू गिव 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। येलो कलर का आपका लीड मोनोऑक्साइड बन रहा है, ब्राउन कलर के आपके NO2 के फ्यूम्स निकल रहे हैं एंड O2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन बन रहा है। अब देखो, कोई भी चीज बड़े बड़े तो नहीं टूट जाते, मतलब अगर कोई कांच का ग्लास है तो वो पड़ा रहेगा टेबल पे, जब तक आप उसे नहीं तो गिराओगे नहीं या फिर उस टेबल को नहीं हिलाओगे तब तक वो नहीं टूटेगा, राइट? तो आप उसे तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी आप इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट से दे सकते हैं। जब आप एनर्जी हीट के फॉर्म में देते हैं तो उसे कहते हैं थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब थर्मल का मतलब यहाँ हो जाएगा हीट देके डिकम्पोजिशन कराया गया है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मीन्स ब्रेक। ओके, जब आप लाइट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो उसे कहते हैं फोटोलिसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स ब्रेक। ओके, सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है और ये टूट के CaO प्लस CO2 देते हैं। FeSO4 आप हीट करोगे तो आपको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। लीड नाइट्रेट आपको तीन प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ H2O को आपने डिकम्पोज करा
H2+O2 मिला, ओके, NaCl को डिकम्पोज करा, Na+Cl2 मिला। नेक्स्ट यू है फोटोलिसिस, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ आपके पास AgCl व्हाइट कलर का होता है, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है एंड आपको मिलता है टू प्रोडक्ट्स Ag+Cl2। देन AgBr लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा, आपको Ag और Br2 दे रहा है एंड दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी पे वापस आ जाते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 1.5 को हम पढ़ चुके हैं, ओके। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड? बिल्कुल हमने नोटिस किया था। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन है? FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, है ना। तो हमने पूरा समझ लिया था कि SO2 प्लस SO3 की हमें एक गंदी सी बर्निंग स्मेल आती है, वो आपको मैंने पहले बताया था, ओके। कैसे हुआ है ये सब, ओके। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। FeSO4 प्लस 7H2O लूज वाटर, पहले पानी उड़ता है, व्हेन हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस, देन इट डिकम्पोजेस टू, पहले पानी उड़ गया, ओके आपका। देन एनहाइड्रस FeSO4 बना। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी नहीं होता। फिर वो फर्दर डिकम्पोज होता है टू गिव यू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ओके, SO2SO3। फेरिक ऑक्साइड is a solid, white SO2 and SO3 are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. ये important लाइन है अपनी एनसीईआरटी में। आप जो भी मैं आपको ये सब important बता रही हूँ मार्क करते चलना, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड इज कोल्ड लाइम और क्विक लाइम, हम जानते हैं। इट हैज मैनी यूजेस, वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। व्हेन ए decomposition reaction is carried out by heating, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। आप यहाँ रिएक्शन देखो, एक रिएक्टेंट है और आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी हमने 1.6 करी थी लीड नाइट्रेट वाली, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ओके। यू विल ऑब्जर्व ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। तो ये बैलेंसिंग के साथ याद रखना, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.7। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पानी को आप पानी पानी जो है वो टूट रहा है, टूट के दे रहा है H2+O2 एंड ये प्रोसेस हम इलेक्ट्रोलाइसिस से कराते हैं। तो पहले के 2-3 पॉइंट्स में यही लिखा है कि पूरा सेटअप कैसे करते हैं, हाउ टू सेटअप, हर चीज हम कैसे रखते हैं। सो नाउ यू हैव कैथोड एंड एनोड। कैथोड क्या होता है? ये आपकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। जो इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसे एनोड बोलते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंडक्शन बढ़ाने के लिए दिए जाना जाता है। तो जब बिजली पास कराई जाती है तो पानी टूट जाता है टू गिव H2+O2। अब कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलती है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है, टू बी एग्जैक्ट डबल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो देखो इस वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम ऑन द बोथ टेस्ट ट्यूब। सो आंसर इज नो बिकॉज हाइड्रोजन वॉल्यूम इज डबल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8। यहाँ पे आपने सिल्वर क्लोराइड लिया है जो कि व्हाइट कलर का होता है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो बेसिकली हम AgCl को लाइट में रख रहे हैं। इट विल गिव Ag+Cl2। यू विल सी दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये Ag ग्रेइश होता है, हमें पता है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन, ये भी हमें पता है, ओके। और यहाँ नीचे जो लिखा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ डिकम्पोजिशन की कहानी कंप्लीट होती है। नाउ वी विल कवर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन इन पार्ट 2। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to like and share the video to your friends. Thanks for being with us.